अब बड़ी बात यह है कि अमिताभ की मुलाकात तो आज पुतिन के साथ तय है, क्या शी जिनपिंग से भी मुलाकात होगी? देखिए, द्विपक्षीय बातचीत का जहां तक सवाल है, केवल अभी तक जो सूचना है हमें वो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ 3 लोगों के साथ, 3 राष्ट्राध्यक्षों के साथ मिलेंगे। सबसे पहली मुलाकात उनके राष्ट्रपति पुतिन के साथ ही होने वाली है और जो तमाम बैठकें हो जाएंगी, समरकंद डिक्लेरेशन आ जाएगा 2 बजे के आसपास, उसके बाद स्टेट बैंक्वेट होता है, उसके बाद ये 3 बैठकें होंगी। सबसे पहले राष्ट्रपति पुतिन के साथ होंगी बायलैटरल, उसके बाद उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति मिरजोयेव के साथ होगी, उसके बाद आखिरी बैठक जो उनकी जो द्विपक्षीय बायलैटरल प्लान है वो सबसे बड़ी बात होगी ईरान के राष्ट्रपति अयतुल्ला सईद रईसी के साथ होगी। तो ये 3 महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बातचीत है। जहां तक चीन का मामला है, PP 15 पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से जो डिसएंगेजमेंट हुआ था उसके बाद तलखियां कम करने की कोशिश चीन ने बहुत की है, लेकिन मुझे नहीं लगता गलवान की घटना की तलखियां और जो सीमा पर घुसपैठ की तलखियां हैं, दुनिया भर में जो चीन भारत का विरोध करता रहा है तमाम मुद्दों पर, उसकी तलखियां बहुत ज़्यादा कम हो पाई। इसलिए यहाँ पर द्विपक्षीय बातचीत चीन के साथ अभी तक प्लान नहीं है, नियोजित उसकी कोई योजना नहीं है। लेकिन अगर उस बीच अगर आमना सामना, क्योंकि अब थोड़ी देर में SCO की बैठक शुरू हो जाएगी और पहली SCO की बैठक में 8 देश जो इसके प्राइमरी मेंबर हैं और एक ईरान मुझे लगता है इस बार जो ज्वाइन करने वाला है फॉर्मली एक इसके सदस्य देश के रूप में, ईरान भी उस बैठक में शामिल हो सकता है। तो 9 देशों की बैठक में आमना सामना जरूर इनका होगा, इन तमाम नेताओं का, जहां पाकिस्तान के भी शहबाज शरीफ होंगे, जहां चीन के शी जिनपिंग होंगे। मैं अब आपको दिखा दूं, यही कांग्रेस सेंटर है जहां पर थोड़ी देर में अब से बैठक शुरू होने वाली है और इसी कांग्रेस एक किलेनुमा पूरा का पूरा इलाका बनाया गया, जहां पर वो 5 सितारा वो होटल्स भी हैं, 5 सितारा होटल, जहां पे तमाम राष्ट्राध्यक्षों को ठहराया गया है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं अंजित कि ये वेलनेस पार्क होटल है, शोगिल समरकंद का ही इलाका है। यहाँ पर इसी होटल में प्रधानमंत्री मोदी रुके हैं और यहीं से सुबह निकलेंगे वो। उसके बाद अगर इसके दूसरी तरफ देखें तो समरकंद रीजेंसी आता है, यहाँ पर राष्ट्रपति पुतिन रुके हुए हैं। तो बायलैटरल के लिए मुझे लगता है किसी समरकंद रीजेंसी को चुना जाएगा जहाँ राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री बैठेंगे। और यहीं थोड़ी दूर, आपको थोड़ी देर पहले कांग्रेस सेंटर दिखाया था जहाँ पर बैठक होने वाली है। तो ये तमाम तीनों ऐसे किलेनुमा इलाका इसको बना दिया है सुरक्षा दृष्टि से कि सब नेता यहीं रहेंगे और शाम को प्रधानमंत्री 6:30 बजे निकल जाएंगे और पब्लिक का, यहाँ के कम्युनिटी रिसेप्शन, यहाँ की कम्युनिटी से मिलने का फिलहाल कोई कार्यक्रम नहीं है। और द्विपक्षीय बातचीत जहां तक पाकिस्तान के साथ है वो मेरे ख्याल से रूल्ड आउट है। शाम को 5:30 बजे एक विदेश विभाग भारत का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, उसके बारे में थोड़ी देर में हमें सूचना दी जाएगी। लेकिन 5:30 बजे हो सकता है इन द्विपक्षीय बातचीत के बारे में विदेश विभाग हम लोगों को कुछ बताए। लेकिन फिलहाल सबकी आंखें टिकी हैं SCO समिट में, क्योंकि पूरा का पूरा इलाका अगर पाकिस्तान से ले लें, अफगानिस्तान को ले लें, या रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, टेररिज्म, एथनिसिज्म भी तमाम चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। तो आतंकवाद तो बहुत बड़ा मुश्किल काम है ही। रूस को अभी ज़रूरत है इन तमाम देशों की, क्योंकि रूस को पश्चिम के विकसित देशों ने, अमेरिका ने काफ़ी प्रतिबंध लगा रखा है। ईरान को भी ज़रूरत है इस तमाम संगठन के देशों की, ताकि उनका तेल का व्यापार, उनके तेल को और ज़्यादा बेच सके। तो सभी देशों के अपने इंटरेस्ट हैं। लेकिन SCO समिट के बारे में बता दूं, SCO एक ऐसा संगठन के रूप में उभर सकता है आने वाले दिनों में कि जिसके बारे में कहा जा सकता है कि दुनिया की 40% आबादी यहाँ है, दुनिया का 20% GDP इसी इलाके का है, दुनिया का 22% जमीन इसी इलाके में आती है। तो इसका महत्व भारत की जनता भी समझ सकती है और चीन और रूस को भी समझना पड़ेगा, और चीन को भी अपने हेजेमोनिस्टिक जो अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने की कोशिश करता है तमाम देशों को, उससे बचने की कोशिश कर परस्पर सहयोग की बात करनी पड़ेगी। ठीक है अमिताभ बनर्जी, हम लौट रहे हैं आपके पास, आगे भी आपसे बात करेंगे, आगे भी तमाम आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन शंघाई सहयोग संगठन अगर सफल होता है तो एशिया के लिए ही बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आबादी और भौगोलिक स्थिति के लिहाज से यह दुनिया का बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि ग्लोबल GDP में SCO के 8 देशों की हिस्सेदारी 30% है। यही नहीं, SCO के 8 देशों में दुनिया की 40% आबादी रहती है। इस संगठन में भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान जैसी बड़ी आबादी वाले देश हैं। बड़ी बात यह भी है कि ये चारों देश परमाणु शक्ति से संपन्न देश हैं। तो ये बड़ी बातें हैं SCO की, और इसी बड़ी बात को लेकर के लगातार हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा भी समरकंद से जानकारी दे रहे थे और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे ये बैठक महत्वपूर्ण है।
एससीओ समिट में शामिल होने उज्बेकिस्तान के समरकंद पहुंचे पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। पीएम मोदी और पुतिन की होगी मुलाकात। समरकंद से न्यूज 18 इंडिया पर देखिए सबसे बड़ी कवरेज। पूरी दुनिया देखेगी हिंदुस्तान की ताकत जब पीएम मोदी और शी जिनपिंग होंगे एक मंच पर। लखीमपुर खीरी कांड में योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा केस। पीड़ित परिवार को 25 लाख की आर्थिक मदद के साथ मकान और जमीन देने का भी किया ऐलान। 8 चीतों को भारत लाने के लिए नामीबिया पहुंचा एयर इंडिया का विशेष विमान। बोइंग 747 से पीएम मोदी के जन्मदिन पर भारत पहुंचेंगे सभी चीते। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों के स्वागत की तैयारियां तेज। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे उनकी आवाज निडर होकर उठाता है। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल को सबक सिखाने के लिए बेचैन चीन ने रूस के साथ प्रशांत महासागर में अपनी नौसेना उतार दी। लेकिन चीन की रूस के साथ इस जॉइंट नेवल ड्रिल का मकसद सिर्फ ताइवान को डराना ही नहीं बल्कि उसका प्लान इससे कहीं बड़ा है और वो प्रशांत महासागर के इलाके पर राज करना। ऐसे में साझा अभ्यास की सामने आई तस्वीरों में प्रशांत महासागर में चीन और रूस के जंगी जहाजों का बेड़ा नीचे समंदर में कूच करता नजर आया, तो वहीं आसमान में हेलीकॉप्टर भी अपनी ताकत परखते दिखे। पानी में अपनी पेट्रोलिंग को मजबूत करने के लिए दोनों के जंगी जहाजों के अंदर तैनात क्रू ने शिप टू शिप कम्युनिकेशन की भी प्रैक्टिस की। चीन और रूस की ये बढ़ती सैन्य करीबी अमेरिका और उसके साथियों को टेंशन देने वाली है, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते ही दोनों देशों ने वोस्तोक नाम की मिलिट्री ड्रिल में भी हिस्सा लिया था और अब प्रशांत महासागर में इस ड्रिल के जरिए चीन और रूस की जोड़ी दुनिया में अमेरिका के दबदबे को टक्कर देना चाहती है। उधर ताइवान को सबक सिखाने के लिए बेचैन चीन ने रूस के साथ प्रशांत महासागर में अपनी नौसेना उतार दी। लेकिन चीन की रूस के साथ इस जॉइंट नेवल ड्रिल का मकसद सिर्फ ताइवान को डराने नहीं बल्कि उसका प्लान इससे कहीं बड़ा है। प्रशांत महासागर के इलाके पर वो राज करना चाहता है। इस बीच खबर है कि यूक्रेन से सबक लेकर ताइवान इंटरनेट का ऐसा इंतजाम कर रहा है जिसका कंट्रोल चीन के हाथ में ना हो। जिस तरह स्टारलिंक के सैटेलाइट से लिया गया इंटरनेट यूक्रेन के लिए जंग में वरदान बन गया था, कुछ उसी तरह की कोशिश अब ताइवान की भी है। क्योंकि ताइवान पर अगर चीन ने हमला किया तो सबसे पहले वो इंटरनेट कनेक्टिविटी पूरी तरह बंद करने की कोशिश करेगा। ताइवान में समुद्र में बिछी तारों से आने वाला इंटरनेट तो चीन हमले से पहले ही बंद कर सकता है। अगर इंटरनेट बंद हो गया तो ताइवान के लिए जंग लड़नी मुश्किल हो जाएगी। न तो ताइवान अपने दोस्तों से मदद मांग पाएगा और न ही किसी को जंग का सूरत हाल बता पाएगा। उल्टा होगा ये कि चीन को प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए खुला मैदान मिल जाएगा। वो दुनिया को जो भी बताएगा भरोसा करने के अलावा किसी के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। यही ताइवान का सबसे बड़ा डर भी है। इसीलिए ताइवान की सरकार अब यूक्रेन से सबक लेने पर गंभीर है। जैसे यूक्रेन में स्टारलिंक सैटेलाइट से चलने वाले इंटरनेट ने जंग में अहम भूमिका निभाई, बल्कि केवल जंग लड़ने में नहीं, रूस के खिलाफ पूरी दुनिया में अपनी आवाज पहुंचाने के लिए स्टारलिंक बेहद अहम साबित हुआ। उधर अफगानिस्तान के पंशीर प्रांत में तालिबान के लड़ाकों और एनआरएफ यानी नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के बीच फिर लड़ाई छिड़ गई, जिसके कुछ वीडियो भी सामने आए। पिछले साल अफगानिस्तान में सरकार बनाने के बाद तालिबानी लड़ाकों को इसी इलाके पर कब्जा जमाने में सबसे ज्यादा समय लगा था। और एक बार फिर पंशीर में जंग तेज हो गई। वहां एनआरएफ ने तालिबान के कुछ लड़ाकों को मौत की नींद सुलाने का दावा किया। पंशीर को आजाद कराने में जुटे एनआरएफ के लड़ाकों को तालिबानी लड़ाके भी कड़ी टक्कर देते नजर आए और यही वजह रही कि यह इलाका एक बार फिर जंग के मैदान में बदल गया। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जो वहां इस तरह के हालात खड़े हुए। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भी एनआरएफ पंशीर में लगातार तालिबान को टक्कर देता रहा है और इस बार भी वहां ऐसे ही हालात बने दिखाई दिए। सामने आए वीडियो में दिखा कि पंशीर की चोटियों पर मौजूद एनआरएफ के लड़ाकों ने तालिबानी लड़ाकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। नीचे की तरफ होने के बावजूद तालिबानी लड़ाके भी एनआरएफ की गोलाबारी से बचते हुए उन पर क्रॉस फायरिंग करते नजर आए, जिसके बाद वहां हालात इस कदर बिगड़े कि पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा और चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे इस इलाके में भीषण जंग छिड़ गई। इस बीच अजरबैजान से जंग के बीच आर्मेनिया में वहां के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया और उनके इस्तीफे की मांग तेज हो गई। नगोर्नो कराबाख के मुद्दे पर आर्मेनिया और अजरबैजान की सेनाएं एक बार फिर मरने मारने पर उतारू हैं और 3 दिन से लगातार सीमा पर माहौल गरमाया हुआ है।
यूक्रेन जंग के बीच शुरू हुई इस नई जंग ने दुनिया में अफरा तफरी मचा दी है, क्योंकि दोनों तरफ के 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। जैसे हालात हैं उससे लगता नहीं कि नागोर्नो कराबाख का मुद्दा आसानी से ठंडा होगा। आर्मेनिया के लोग तो शांति के लिए सीज फायर का समर्थन करने वाले अपने ही प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान के खिलाफ खड़े हो गए। उनके इस्तीफे की मांग पर रात में ही आर्मेनिया की राजधानी येरेवान में प्रदर्शन शुरू हो गया। वहां की नेशनल असेंबली के सामने इतने लोग इकट्ठा हो गए कि तिनका तक रखने की जगह नहीं बची और चारों तरफ से शोरगुल की आवाज आने लगी। मतलब आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। वो अजरबैजान के साथ कोई समझौता करके सीमा पर शांति बनाए तो भी मुसीबत और जंग लड़ें तो भी मुसीबत। क्योंकि आर्मेनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा नागोर्नो कराबाख को अपना हिस्सा मानता है, क्योंकि वहां रहने वाले ज्यादातर लोग आर्मेनियाई मूल के हैं। 2020 में जब जंग हुई तो समझौते के बाद नागोर्नो कराबाख अजरबैजान के पास ही रहा। लेकिन ये बात आर्मेनिया के लोगों को मंजूर नहीं थी। माना जा रहा है कि वहां की जनता कहीं न कहीं इसके लिए निकोल पाशिन्यान को जिम्मेदार मानती है। सीज फायर के 2 साल बाद जब अजरबैजान ने सीमा पर तांडव किया तो ये बात आर्मेनिया के लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई। वो चाहते हैं कि आर्मेनिया की सेना अजरबैजान से लड़े और नागोर्नो कराबाख पर कब्जा करे। लेकिन इसी बीच संसद में प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान ने बोल दिया कि वो सीमा पर शांति के लिए अजरबैजान के साथ कोई भी समझौता करने को तैयार हैं। आर्मेनिया की संसद में 2 घंटे तक चले सवाल जवाब के बाद जब वहां के प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया तो नागोर्नो कराबाख पर कब्जे का सपना देखने वाले लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। क्योंकि जमीन के जिस टुकड़े के लिए आर्मेनिया के हजारों लोगों की जान गई उसे वहां के प्रधानमंत्री छोड़ने की बात कह रहे हैं। पाशिन्यान का तर्क है कि उनका यह फैसला अभी लोगों को गलत लगेगा, लेकिन इससे आर्मेनिया का भविष्य सुरक्षित होगा और खून खराबे से हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि इससे अजरबैजान को भरोसा हो जाएगा कि नागोर्नो कराबाख पर आर्मेनिया की नजर नहीं है। लेकिन आर्मेनिया में हो रहे प्रदर्शन से जाहिर हो गया कि वहां की जनता अपने पीएम के साथ नहीं है। ये बात 2020 में भी कही जा चुकी है, क्योंकि तब विपक्ष और आर्मेनिया के बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया था कि पाशिन्यान ने जानबूझकर नागोर्नो कराबाख को आर्मेनिया के हाथों से निकलने दिया। 2020 की जंग में 6500 लोगों की मौत हो गई थी और न आर्मेनिया पीछे हट रहा था और न अजरबैजान, जिसके बाद रूस बीच में कूदा और सीज फायर करवाया। लेकिन नागोर्नो कराबाख अजरबैजान के पास ही रहा और वहां के अलगाववादियों को इलाका छोड़ना पड़ा, जिसके बाद एक बार नहीं बल्कि कई बार आर्मेनिया के प्रधानमंत्री पर उंगली उठी। नागोर्नो कराबाख के ज्यादातर लोग खुद को आर्मेनिया के करीब मानते हैं, जिसकी वजह है उनका ईसाई समुदाय का होना। आर्मेनिया में ईसाई समुदाय बहुसंख्यक है, जबकि अजरबैजान में मुस्लिम, यानी धर्म के आधार पर नागोर्नो कराबाख के ज्यादातर लोग खुद को आर्मेनिया का हिस्सा मानते हैं। लेकिन भौगोलिक तौर पर वो अजरबैजान की सीमा के अंदर आता है और इसी आधार पर जमीन का यह हिस्सा अजरबैजान को दिया गया था। लेकिन आर्मेनिया को यह बात कबूल नहीं थी। रही बात अजरबैजान की, तो उसके तेवर तो कभी नरम थे ही नहीं। उल्टा उसे तुर्की जैसे देश का साथ भी मिला, जो अजरबैजान की खतरनाक हथियारों से मदद कर रहा है, जिनका इस्तेमाल करके वो सीमा पर आर्मेनिया की सेना को टारगेट कर रहा है। यही नहीं, आर्मेनिया की सरकार ने दावा किया कि अजरबैजान की सेना उसके इलाके में घुस आई। इस दावे से जुड़ा एक वीडियो भी आ चुका है जिसमें ढेरों सैनिक बॉर्डर पार जाते नजर आए। उधर जिस तरह से बयानबाजी हो रही है उससे लग रहा है कि तुर्की भी इस जंग में कूदने की फिराक में है। अजरबैजान का दोस्त तुर्की खुलकर उसके साथ खड़ा हो गया है। तुर्की के राष्ट्रपति ने साफ कहा है कि ताजा लड़ाई के लिए आर्मेनिया ही जिम्मेदार है और अगर उसने अपनी गलती नहीं सुधारी तो उसे अंजाम भुगतना होगा। यहां तक कि तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने अजरबैजान का समर्थन करते हुए एक वीडियो भी जारी किया।